हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। आज हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। ऑलरेडी हमने पहले बात करी थी डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहले नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके लिए दो थ्योरीज हैं। वन थ्योरी इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड सेकेंड थ्योरी इज द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। द थ्योरी एक्सप्लेन्स कि ये एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ आकर उसका सबस्ट्रेट बाइंड करता है और ये एक ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज ES कॉम्प्लेक्स, विच इज अ ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स और शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स. Then it changes into, let's say this is EP complex, and after that enzyme is back again with changed product. Now question arises कि सबस्ट्रेट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो एक प्रोडक्ट में चेंज हो गया। क्या एंजाइम ने कुछ किया? क्योंकि एंजाइम के साथ ही बाइंडिंग कर रहा था वो। सो दिस इज ओवर हेयर कि जो हमारा EP कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऐसा क्या हुआ कि जो सबस्ट्रेट था वो चेंज हो गया प्रोडक्ट में। तो इसके लिए जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या कहती है? द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉलोइंग: द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। यानी कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग हुई, सबस्ट्रेट बाइंडिंग with enzyme at active site. It is basically the fitting हो रही है उसकी जाकर। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बाइंड कर गया तो एंजाइम जो है उसकी शेप में चेंज हुई। The binding of substrate induced the enzyme to alter its shape, fitting more tightly. So क्या हुआ? Alteration होगी of shape of enzyme and more tight fit. इस फिटिंग में नेचुरली जब वो फिट करने की कोशिश करता है तो उसको वो एक तरह से समझ लीजिए वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ले आता है, अपनी एक्टिव साइट की वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया, जिसकी वजह से द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड। क्लोज प्रॉक्सिमेशन हो गई with active site and it leads to breaking of bonds, chemical bonds of substrate, and of course substrate and formation of new. अब इससे क्या हुआ? Structure of substrate changed and change and becomes product. अब इससे क्या हुआ? चेंज स्ट्रक्चर के साथ, यानी कि अब प्रोडक्ट not able to bind longer. Enzyme leaves the product. Enzyme leave the product and leave the product. और उसके बाद वो अनसेन चेन सा ही बाहर आ जाता है। Leave the product, become normal
again to bind or to start new substrate or to start new reaction. तो एंजाइम जो है वो वापस आपका क्या रह रहा है, आपका अनचेंज्ड ही रह रहा है. तो इसीलिए एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन खुद वो अनचेंज रहा एट द एंड ऑफ रिएक्शन. बीच में टेम्परेरी वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. दैट टेम्परेरी कॉम्प्लेक्सेस आर ES कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ कोर्स EP कॉम्प्लेक्स. ये है जी हमारी, दिस इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस यानी कि binding of the substrate induced changes in the enzyme, and in turn enzyme, in order to fit more tightly, alter the shape, new bonds breaking making हो गई, और आपका जो substrate था that has been changed into product. So now we next come to what are the various factors which are affecting enzyme activity. तो अब हम बात करेंगे different factors which are affecting enzyme activity. तो अगर हम factors की बात करते हैं, factors affecting enzyme activity, तो यहाँ पे हम कौन से factors की बात करेंगे? There are many factors, but I will be restricting myself to explanation of 3 factors. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं temperature and pH की. इन दोनों का जो ग्राफ है ऑलमोस्ट सेम बनता है, यानी कि हम x एक्सिस पे आपका ले रहे हैं यहाँ पे pH और यहाँ ले रहे हैं टेम्परेचर. इस एक्सिस पे यानी कि y एक्सिस पे वी आर टेकिंग एंजाइम एक्टिविटी. दिस साइड भी वी आर टेकिंग एंजाइम एक्टिविटी. तो अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ कि किस तरह का ग्राफ आ रहा है, ये ऑलमोस्ट बेल शेप ग्राफ है. इधर भी ऑलमोस्ट बेल शेप ग्राफ है. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी. फिर क्या हो रहा है? आफ्टर a certain limit or certain increase, after a certain limit. What is that limit? That limit is optimum temperature. After some certain limit, यानी कि optimum temperature, enzyme activity start declining with further increase. आफ्टर सर्टेन टाइम यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जब आप आएंगे तो आपकी एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी. यहाँ इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज. दिस इज योर बेसिकली ऑप्टिमम रेंज. And same goes for your pH also. This is the optimum pH. मैं एग्जांपल लेती हूँ पैप्सिन की. अब पैप्सिन का जो नॉर्मल pH है 1.8 है. हम रेंज ले सकते हैं 1.5 से 2.5 के बीच में. यानी कि अगर हम एक्टिविटी pH बढ़ाते जा रहे हैं तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जा रही है. बिकम मैक्सिमम एट इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर pH एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स दे वर्क एट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH. ये हमारे जो एंजाइम्स हैं एक नैरो रेंज पे काम करते हैं. सो इंक्रीज अगर टेम्परेचर में करोगे, अगर आप ये समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर. जो लो टेम्परेचर है इसका क्या इम्पैक्ट है?
इसका इम्पैक्ट है, इट मेक्स द एंजाइम इनएक्टिव, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। बट इसका एक पॉसिबिलिटी है, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को खराब नहीं करती, प्रिजर्व, एंजाइम स्ट्रक्चर जो है वो आपका वो प्रिजर्व रहता है। एंजाइम स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड है। दैट इज व्हाई फ्रीजिंग prolongs the life of food। हम अक्सर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग करते हैं। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं तो हाई टेम्परेचर क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर कर दिया तो इसने क्या करना है, व्हाट इज दैट, इसने एंजाइम ही डीनेचर कर देना है। एज अ रिजल्ट जो एंजाइम ही खत्म हो गया तो आपका जो एंजाइम एक्टिविटी है वो क्या होगी, स्टॉप होगी। एक्टिविटी स्टॉप्ड, तो एंजाइम एक्टिविटी आपकी खत्म हो गया। सो हाई टेम्परेचर ने एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर दिया। दैट इज एग्जांपल आप ले सकते हैं, हम बॉइलिंग जैसे करते हैं। बॉइलिंग के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एंजाइम से डीनेचर हो गए और एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो गई। जबकि फ्रीजिंग के अंदर एंजाइम एक्टिविटी खत्म नहीं हुई, इनएक्टिव हो चुका है। तो गोज फॉर पीएच, अगर हाई पीएच करो, पीएच अगर वेरिएशंस आ रही हैं, ऑल्सो अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, वो तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आपने पीएच एक्सट्रीम कर दिया तो नेचुरली एंजाइम हो सकता है वहां पे डीनेचर भी हो जाए। सो इसीलिए आप ये देखिए, जब हम बात करते हैं, एग्जांपल दे रही हूं, सलाइवा, सलाइवा डीनेचर्स प्रोटीन। तो जो हम रॉ प्रोटीन खा रहे हैं, वो जो रॉ प्रोटीन खा रहे हैं उनको वो क्या कर रहा है, डीनेचर कर रहा है, क्योंकि सलाइवा के अंदर जो पीएच रह रहा है वो 6.8 है। सलाइवा के अंदर जो पीएच है वो 6.8 है, जो कि एंजाइम एक्टिविटी को बेसिकली क्या कर देता है, डीनेचर्स कर देता है। तो सेकेंड फैक्टर, apart from the temperature and pH, I will talk about the inhibition, or sorry, I will talk about first कि भी substrate concentration कैसे काम करती है। तो my factor is substrate concentration. The rule goes same कि जैसे जैसे आप यहाँ पे आपका जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है और उसकी ऐसा कुछ ग्राफ आ जाता है। सो दिस इज, यहाँ पे हमने ले लिया आपका V नॉट, दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज योर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और ये आ गया जी आपका मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम रेट। सो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन increases the rate or I can say velocity। अगर रेट आपका स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है तो वो आपकी वेलोसिटी हो गई रिएक्शन। बट कब तक, Vmax is achieved, मैक्सिमम रेट कब आ जाएगा, achieved when all saturation will occur। अब ये सैचुरेशन किस तरह से होगी, ऐसा हो सकता है, मैं एग्जांपल बोलती हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए, आई एक्सप्लेन दिस, कि सपोज करो आपके पास से यू हैव वन एंजाइम, आपके पास एक एंजाइम है और उसके पास 100 एक्टिव साइट्स हैं। अब क्या हो रहा है, जब आप उसमें 10 सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो वो आपके एक एंजाइम प्लस 10 प्रोडक्ट बना देगा। 20 करोगे तो दिस विल गिव राइज टू 20 सबस्ट्रेट, 20 प्रोडक्ट्स, एंजाइम आपका। ये रिएक्शन कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक कि आप 100 सबस्ट्रेट नहीं कर देते
और अब आपके पास 100 प्रोडक्ट्स बन गए। अब इसके बाद अगर आप मान लो 110 सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो आपके पास 100 ही प्रोडक्ट बनेंगे और आपके बाकी सबस्ट्रेट बच जाएंगे। सो दैट मीन्स आपका एक्टिव साइट्स सारी फिलअप हो चुकी हैं। अब सेकंड ऑप्शन, ये सैचुरेशन आ गई यहाँ पे। सो दिस इज योर सैचुरेशन पॉइंट, यानी आपकी Vmax आ जाएगी। दूसरा ले लेते हैं, आपके पास लेट्स से सेम ऑप्शन, अब ये मान लो आपके पास एक एंजाइम है जिसके पास 100 एक्टिव साइट हैं, ऐसे 10 एंजाइम्स हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 1000 एक्टिव साइट्स अवेलेबल होगी। मींस अगर आप लेट्स से इफ आई ऐड 2000 सबस्ट्रेट तो मेरे पास अवेलेबल एंजाइम्स तो कितने हैं, अवेलेबल एंजाइम्स मेरे पास 10 है, अवेलेबल एक्टिव साइट्स मेरे पास 1000 है, तो दैट मीन्स मेरे पास एंजाइम कम है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, तो मेरी अवेलेबिलिटी कहां पे आ चुकी है, मेरी अवेलेबिलिटी Vmax मेरा कब आ जाएगा, सो माई Vmax विल कम। आपका Vmax कब अचीव हो गया, जब आपकी ऑल साइट्स फिलअप हो गई या ऑल एंजाइम यूज हो गया, ऑल एंजाइम यूज्ड एंड आप ये कह लो ऑल एक्टिव साइट्स फिल। तो जिस तरह से मर्जी कर लीजिए, सैचुरेशन आपकी इस तरह से आ गई। लेट्स कम टू दिस, enzyme generally function in the narrow range of temperature and pH. Each enzyme show highest activity of particular temperature and pH, इसको optimum temperature और optimum pH कहते हैं। इसके नीचे एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी और लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzyme activity because जो proteins हैं they are denatured by height. So these are the two graphs, which is bell-shaped graph, which is showing you the effect of temperature and pressure. ये आ गया जी आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, एक वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करी हुई है, ये वैल्यू है ये ऑलमोस्ट दिस। सो ये कह रहा है कि दिस इज Vmax, Km वैल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ Vmax। Km इज Michaelis-Menten कांस्टेंट। तो वो क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस Km वैल्यू, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो गया, यानी कितना सबस्ट्रेट डालें कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम रेट का हाफ हो जाए। सो दैट इज योर Km वैल्यू। Km value is a numerical value basically. This is that substrate concentration where rate of reaction or rate of velocity of reaction becomes half of its maximum rate or velocity. तो वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो वैल्यू रहता है वो 10⁻⁻² से 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर रहता है, इतना होता है। इसका क्या रिलेशन है, हायर द Km, लो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी लो एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। अगर एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कम है तो नेचुरली वो जल्दी बाइंड उससे नहीं करेगा और एज अ रिजल्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका नीचे चला जाएगा फॉर सबस्ट्रेट और वाइस वर्सा। तो आपका Km अगर हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका नीचे चला जाएगा। सो इसलिए फॉर एग्जांपल यहां पे दिखा देती हूं, मान लो ये आपका एक ओरिजिनल Km था, ये देखिए ये आपका लेट्स से दिस इज फर्स्ट वैल्यू, कोई एंजाइम है, अगर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे चला गया, या आप इसको ऐसे दिखाते हैं, ये आपका एक आ गया। सेकंड इज दिस, मैक्सिमम सेम आ रहा है बट आप ये देखिए इसका इसकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कहां चली गई। तो लेट्स से दिस इज रिएक्शन 2, इसमें ज्यादा सबस्ट्रेट लगा आपको
हाफ ऑफ म्यू एक्स अचीव करने के लिए। सो दिस इज योर Km वैल्यू इसकी क्या होगी, आपका चेंज हो गया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वी कम टू, आप आइए यहाँ पे, अगर हम बात करें, with increase in substrate concentration velocity of reaction rises at the first and ultimately reaches its maximum यानी कि Vmax which is not exceeded further in concentration of substrate। क्यों? क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल फ्यूअर है और आपका सबस्ट्रेट ज्यादा है, जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल ली, एंड जब तक कि वो अवेलेबल है तब तक बाइंड करेगा, उसके बाद नो फ्री एंजाइम इज अवेलेबल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट। सो दैट इज हाउ इट goes. Now we come to the third point, that is आपका इनिबिशन। अब इनिबिशन की बात करते हैं हम लोग। इनिबिटर का क्या रोल है? What is the role of inhibitor? So third is presence of inhibitor. Now what are inhibitors? Inhibitors क्या होते हैं? Inhibitors are the molecules that can shut, or I can say decrease even, enzyme activity, जिसने एंजाइम एक्टिविटी को शट कर दिया, एंड द प्रोसेस को हम इनिबिशन कहते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड इनिबिशन। अब क्या हुआ, यहां एग्जांपल देते हैं। आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नाम बता रहा है, लड़ाई है, कंपटीशन हो रहा है, लड़ाई है एक्टिव साइट के लिए। कैसे? ये आपका एक एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट है। अब ये एक्टिव साइट है जहां सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड करना है। यहां हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसकी सबस्ट्रेट से शक्ल मिलती है। अब होना क्या था कि जहां तो आके लगना था सबस्ट्रेट, वहां पे कुछ हद तक आपका सबस्ट्रेट एनालॉग भी लग गया। मैं एक एग्जांपल लेती हूं कि सपोज करो आपके पास ये 100 एक्टिव साइट्स हैं और आपके पास 50 सबस्ट्रेट एनालॉग्स हैं। ये आपका सबस्ट्रेट एनालॉग हो गया और दिस इज योर सबस्ट्रेट, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया। अगर सपोज करो यहाँ पे 100 एक्टिव साइट्स हैं और मैंने मान लिया यहाँ पे 100 ही सबस्ट्रेट है और 100 ही सबस्ट्रेट एनालॉग है, नॉट 50, तो 100 अगर आपके पास सबस्ट्रेट एनालॉग हैं। अब एक एग्जांपल एक चल रहे हैं, मान लो 50% साइट पे ये लग गया, तो इसका मतलब 50% प्रोडक्ट बन गए आपके और यहां पे बाकी एंजाइम आ गया। और अगर ये लग गया तो रेट ऑफ रिएक्शन हुई नहीं, क्योंकि ये उसको एंजाइम के साथ बाइंड तो कर सकता है लेकिन एंजाइम के साथ इंड्यूस फिटिंग नहीं कर सकता। तो फिर हो क्या रहा है, आपका जो रेट है, आपका रेट जो था डिक्लाइंस बाय 50%। आई कैन से 50 ही प्रोडक्ट बने हैं जहां 100 बनने थे, तो 50% नीचे आ गया। बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कैसे रिवर्सिबल कैसे कर सकते हो? बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैंने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मान लो 100 ही मेरे पास एनालॉग्स हैं और अगर मैंने इसको बढ़ाकर 500 कर दिया, तो देयर आर चांसेस कि अगर ये रेट जो इनिशियली 50% था, जब मैंने इसको इंक्रीज करके 500 किया तो ये रेट मान लो 100% आ गया, या ये समझ लो अगर ये 95% जगह भी आ गया, बाइंड कर गया, कि इसको जगह ही नहीं मिली उतनी बाइंड करने की और इसको ज्यादा मिल गया क्योंकि ये ज्यादा हो गया, तो इसने जो रेट था उसको 50% से बढ़ाकर 95 कर गया, यानी 45% इंक्रीज आ गई जस्ट बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सो इट कैन गो अप टू 100% ऑल्सो। सो यहाँ पे एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, दैट इज inhibition of enzyme succinate dehydrogenase
बाय मेलोनेट। तो आपके पास ये एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस है, इसका एक्चुअल आपका जो सबस्ट्रेट था वो है सक्सीनेट, और उससे मिलता जुलता यहां पर लेट्स से आके आपका लग गया मेलोनेट। लड़ाई एक्टिव साइट के लिए हो रही है, लगना इसने था, लग गया ये ना, यानी कि रिएक्शन हुई ही नहीं। या अगर सपोज करो इसको थोड़ी सी जगह मिल गई तो जितनी जगह मिली उतनी ही रिएक्शन हुई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कहानी है, अगर आप सबस्ट्रेट इंक्रीज कर देंगे या हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। The activity of enzyme is also sensitive to presence of specific chemicals, that is inhibitors, और इस प्रोसेस को हम इनिबिशन कहते हैं जब जो इनिबिटर क्लोज रिलेटेड है सबस्ट्रेट के साथ इन स्ट्रक्चर, जिसको मैंने सबस्ट्रेट एनालॉग कहा, इनिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट, इनिबिटर competes with substrate for active site or for substrate binding site. Consequently, the substrate binds, as a result enzyme action declines. For example, if you have inhibition of succinate dehydrogenase by malonate, which closely resemble the substrate succinate in the structure, such competitive inhibitions are also used in control of bacterial pathogens. अब यहाँ पे उसने कहा कि बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए भी यूज हो रहा है, बैक्टीरियल पैथोजेंस। अब एनसीईआरटी ने यहां बताया कि बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए है, लेकिन एग्जांपल नहीं दी। आई गिव यू एग्जांपल। बैक्टीरियल पैथोजन जो सल्फा ड्रग्स है, ये क्या करती हैं? दे इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। by bacteria. ये folic acid which is used by bacteria. बैक्टीरिया अपने लिए फॉलिक एसिड बना रहा है और वो उसको यूज कर रहा है, ये उसी को इनहिबिट कर देती है। कैसे? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यूज पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस। और ये जो आपकी सल्फा ड्रग्स हैं, दे मिक्स विद पाबा। तो जहां आकर पाबा ने लगना था वहां लगी सल्फा ड्रग, और नतीजा क्या हुआ कि फॉलिक एसिड बना ही नहीं और बैक्टीरियल ग्रोथ आपकी डाउन आ गई। दिस इज द यूज ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इन केस ऑफ द सल्फा ड्रग्स, जो कि बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। सो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। आज हमने बात की डिफरेंट फैक्टर्स की, जिसमें मैंने बात किया इनिबिटर्स, आई हैव टॉक्ड अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड देन टेम्परेचर एंड पीएच, और उसके साथ मैंने आपको बात की एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। सो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। आई होप I may be able to make you understand about the concept. Please do like, subscribe and share my channel, and give your comments in the comment box regarding feedback or if you have any doubt. Thank you very much.